विजय जौली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। विंग कमांडर अनुमा आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ जैस्मिन शाह साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। और हमारे साथ हेमंत अत्री साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगा अनुमाचार्य जी। ये जो पूरा मामला है, कांग्रेस जानबूझ के दूरी बना रही है या आपको लगता है कि विपक्ष आपसे दूरी बना रहा है खुद? मतलब एक कांग्रेस के बिना एक विपक्ष का गठजोड़ बन रहा है जब यह बात होती है किस तरीके से एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है। विपक्षी पार्टियां मिलकर चिट्ठी लिखती हैं, आप उसमें नहीं होते, आपको किसी ने उसके बारे में बताया नहीं, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। कल जब सवाल हुआ कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे, साथ नहीं दे रहे, तो सुप्रिया सिनेत जी ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के समय में आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, वो तो कांग्रेस की बी टीम है। तो क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है इस मुद्दे पे? अंकित जी, कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग नहीं है। कांग्रेस अपने बिना किसी संशय के बहुत सीधी तरह कायम है। जो ये शराब नीति थी, इसके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो खुले में शराब बेचने से लेकर हो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो भारतीय जनता पार्टी की जिस बात से हम हमेशा जिस पर हम आपत्ति करते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही हर चीज को केंद्रित कर देना, तो ये सारी चीजें इस शराब नीति को खराब बनाती है। और ये हम इसलिए इसके पक्ष में नहीं है, हमने तो बल्कि इसकी शिकायत ही की है। तो आज इसकी पर एक बात और हम कहना चाहेंगे, जो आपने कल सुनी है कि बीजेपी की सरकार के 7 सांसद 8 विधायक के रहते हुए भी ये शराब नीति ये लेकर आए थे। तो आज बीजेपी का कुछ कहना एक तरह का ड्रामा ज्यादा लगता है और कांग्रेस अपने मुद्दे पर कायम है। दूसरी चीज ये आप कह रहे हैं कांग्रेस अलग थलग कहाँ है? कांग्रेस का जो भी आप देखिए, अभी जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब आह्वान किया तो कांग्रेस के साथ में विपक्ष के लोग हैं, लेकिन केवल आम आदमी पार्टी की दिक्कत ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि उनको किसके मुद्दों से, किसके सिद्धांतों से ज्यादा प्रॉब्लम है। पर अनुमा जी, मैं जैस्मिन से इसका जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने आम आदमी पार्टी की बात कही। टीएमसी आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहती, हमने चुनावों में देख लिया जो अभी नॉर्थ ईस्ट के हुए, उसके बाद जो रिजल्ट आए, टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई उससे विपक्ष को नुकसान हुआ। हम बीआरएस आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, केसीआर साहब को आपकी बात समझ में नहीं आती, वो आपके साथ कहीं पर भी खड़े नहीं हुए, कोई मंच साझा नहीं कर रहे। अगर इन बात करें हम पिनराई विजयन साहब की, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। नीतीश कुमार अभी पूरी तरीके से अपनी बात को खोल नहीं पाए, सीधे तरीके से आपके साथ भी नहीं खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। चिट्ठी जो लिखी जाती है उसमें आपको अलग रख के आरजेडी भी साथ में होती है, एनसीपी भी साथ में होती है। तो क्या कांग्रेस को, जैसे बार बार बीआरएस के एक नेता से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को अभी भी शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी वो स्थिति नहीं रही जो आज से 20 साल 25 साल पहले होती थी। देखिए, कांग्रेस केवल अकेली पार्टी है जो देश के मुद्दों को सबसे ज्यादा शिद्दत से उठा रही है। और आपने देखा है, नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा बयान दिया कि अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी नहीं रहेगी 2024 में, तो कितना बड़ा बयान दिया। और आप कहते हैं उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ आरजेडी है, एनसीपी हमारे साथ है, शिवसेना हमारे साथ है, उद्धव ठाकरे। तो आपको कैसे लगता है कि केवल एक पार्टी या 2 पार्टी के ना होने से, और ये आप क्यों कहते हैं कि विपक्ष एक साथ है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पर है? ये सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर आम आदमी पार्टी है और अगर उसको बीजेपी के जिस तरह की तानाशाही उससे फर्क है, तो आम आदमी पार्टी को भी साथ आना चाहिए। जो अनुमा जी कह रही हैं उस पर आपका जवाब चाहूंगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी सारी कांग्रेस की थोड़ी है। अब आप लामबंद होना चाहते हैं, ऐसा उदाहरण इतिहास में थर्ड फ्रंट का आपको कई बार दिखेगा जो बिना कांग्रेस के साथ लिए उसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता का पिविटल अरविंद केजरीवाल बनेंगे, बिना कांग्रेस के भी आप ये कर सकते हैं? अंकित, कांग्रेस को अभी भी लगता है कि भारत 20-30 साल पहले का भारत है, कि जहां पे अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो ऑपोजिशन का कोर हमेशा कांग्रेस ही रहेगा। उनको लगता है 100 साल तक यही परिस्थिति जाएगी। आज ये देश के लिए खुशी की बात है कि जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर गलत और फॉल्स केस के जरिए उनको अंदर डाला गया, तो देश का सारा विपक्ष, और आज आपने जैसे बात करी, पिनराई विजयन साहब भी बाहर खुल के आए और खुल के उन्होंने बोला कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट है कि आपने पूरी तरह से ईडी और सीबीआई को विपक्ष के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस तब क्या कर रहा है?
कांग्रेस चुप नहीं है, कांग्रेस लड्डू बांटता है। कांग्रेस सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पोस्टर को अपने ऑफिस के बाहर चिपका रहा है। ये कह रहे हैं कि जब सोनिया गांधी जी पे केस हुआ तो हमने समर्थन नहीं दिया। अरे हमने लड्डू नहीं बांटे, हमने संयम रखा। और हमने कई बार, आप जाके तब के भी टीवी डिबेट देख लीजिए, हमने कहा कि ये विपक्ष के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, बीजेपी को हमने आरोप किया। लेकिन ये जब सत्येंद्र जैन जी के अंदर जाने पे भी इन्होंने लड्डू बांटे और आज ये भी कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस के को खुद ही नहीं पता कि उसकी पोजीशन इस पे क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज आज बता दूं अंकित, आज ये चीज साफ हो गई है। आज ये जो बीजेपी के एमएलए का केस जो चल रहा था कि 8 करोड़ रुपए मिले, ईडी और सीबीआई तो बीजेपी ने लगाई नहीं, आज पता चला कि उसे बेल मिल गई। मतलब जिसके घर पे या दफ्तर पे 8 करोड़ का कैश मिलता है बीजेपी के एमएलए को, उसको बेल मिल जाती है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर ईडी सीबीआई पर जैस्मिन, पूरी तरह से क्या मैं आपसे दिए जाते हैं। जी, मैं क्या आपसे ये पूछ सकता हूं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी तो अपनी ताकत का कुछ आकलन जो है वो गलत नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि जिस अंग्रेजी में कहते हैं यू आर पंचिंग अबव योर वेट? पैन इंडिया अगर फिलहाल किसी की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है तो वो कांग्रेस पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है ऑपोजिशन की? देखिए, लीडरशिप केवल नंबर से नहीं होता है कि आपके पास इतने साल पहले इतने आ गए थे। देयर इज अ मॉरल लीडरशिप ऑल्सो दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस नेशन। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, उनके दिल्ली के चैप्टर को पता नहीं कि उनके पंजाब का चैप्टर कैसे रिएक्ट करने वाला है। उनके जो नेशनल लीडर्स हैं वो कुछ और कहते हैं, स्टेट की लीडरशिप कुछ और कहती है। तो मेरे ख्याल से हमें कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए। देश के लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप चाहिए जो कॉमन मुद्दों पे, जो पूरी, बिकॉज ये कोई ऑपोजिशन का मुद्दा नहीं, ये डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का मुद्दा है। ठीक है, आपने पूरी तरह से ऑपोजिशन को ध्वस्त करने का प्लान बना दिया है। ईडी और सीबीआई को अपना एक पॉलिटिकल विंग बना दिया है। ठीक है, इसमें भला किसको क्यों विजय जॉली साहब, ईडी और सीबीआई को पॉलिटिकल विंग बनाकर इस्तेमाल करती है बीजेपी। जहां सरकार बन जाए, जहां एमएलए इधर से उधर हो जाए वहां ठीक, जहां ना हो पाए, विपक्ष की सरकार हो तो वहां पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करें। लगातार विपक्ष की सारी पार्टियां कह रही हैं, एक स्वर में कह रही हैं, नहीं कह रही हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आरोप तो बिल्कुल यही लग रहा है आप पर। देखिए, भारतीय विपक्ष एकजुट रहे या बिखरा हुआ रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचारी बाहर नहीं रहेंगे। और मैं सीबीआई को, ईडी को और जांच एजेंसीज के इम्पार्शियल अधिकारियों को प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं, जो निडर होकर जिस प्रकार से ऑपोजिशन पार्टी देश के अंदर एक मिथ्या, एक झूठा फैक्ट बेचने की कोशिश कर रही हैं कि दीज ऑल एजेंसीज आर वर्किंग अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स, इज टोटली फॉल्स एंड फाल्स। यही आम आदमी पार्टी जो कल तक कहती थी हमें कोर्ट से राहत मिल जाएगी, पहले इनके अपने शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को 2 दिन के लिए भेजा गया, फिर उसके बाद 4 दिन के लिए कोर्ट ने उनको रिमांड पर भेजा, अब 12। मुझे लगता है जॉली साहब का जो कनेक्शन है वो कट गया। कोशिश करते हैं दोबारा उनके पास जाने की, क्योंकि उनसे मुझे एक बड़ा अहम सवाल पूछना था। ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें किसी भी तरीके से एजेंसीज छोड़ेंगी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, और फिर उनके ऊपर एजेंसीज क्या करेंगे, इसका सवाल पूछने से पहले जॉली साहब का कनेक्शन जो है वो कट गया, दोबारा जाएंगे उनके पास। अत्री साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अत्री साहब, विपक्ष की जो एकता की एक, अब तो इसे मिथ्या ही मान लीजिए, क्योंकि चिट्ठी लिखने में 8 दल साथ आते हैं, वही दल कांग्रेस को अलग रखते हैं, और कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें भी चल रही हैं। तो ये जो गुत्थी है ये कैसे सुलझेगी विपक्ष की? क्या लड़ाई इस बात की है कि मोदी के सामने सबसे बड़ा नेता मैं हूं, चौधरी हम? नहीं अंकित जी, इसमें इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा आपको। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद जिस तरीके से सारी पार्टियां, सबने चुनाव अलग अलग लड़ा था, कोई गठबंधन नहीं बना था, हम इसको ओवररेट कर रहे हैं विपक्षी एकता को। आज की तारीख में सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जो है वो पीड़ित है, और वो पीड़ित किस चीज से है? वो जो जांच एजेंसियां हैं जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, सारी एजेंसियां उससे पीड़ित है। सवाल ये नहीं है कि माइनस बीजेपी कोई भी आए, लेकिन वो आज की तारीख में खुल के नहीं आना चाहती। पहली बात तो एक है, उसका कारण भी है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से कैसे हाथ मिलाए? मेन वो मानते हैं कि हम दिल्ली में चैलेंजर,
ऐसे ही बीआरएस के साथ वो कैसे हाथ मिलाए, ये एक समझ में आती है बात। लेकिन जो जांच एजेंसियों का मामला जो है अंकित जी, इसको अगर आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो एक कमाल की चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था जब आपका मैसेज आया, ये जो 2004 से 14 तक का जो वक्फा था 10 साल का, उसमें केवल 112 रेड हुई ईडी की जी, और पिछले जो 9 साल थे इसके अंदर 3010 रेड हुई। मेरा एज ए जर्नलिस्ट 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो कन्विक्शन रेट क्या है एजेंसीज का, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी एजेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। तो क्या वो टूल नहीं बन गई है जिस तरीके से रेड हो रही? 3010 तो रेड तो कर दिया आपने, कन्विक्शन कितने? इट इज लेस देन 1%, जो बहुत ही गंभीर बात है, इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नंबर 2, जो एज ए जर्नलिस्ट हम बार बार बात करते हैं कि जांच एजेंसियों की जवाबदेही क्या है, जवाबदेही शून्य है। अगर आपकी कन्विक्शन रेट 1% से भी नीचे है तो आप किस तरह की जांच करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकित जी जो इसमें है, 1 मिनट में कंप्लीट करता हूं जी, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल राय, ये सारे लोग क्या इन एजेंसियों के उस पर नहीं थे, रडार पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल हम पिछले कई दिनों से लगातार उठा रहे हैं, लेकिन इसमें बस 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा जो आपने बताया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3000 से ज्यादा केस हुए हैं, और ये भी मैं उसमें जोड़ देता हूं कि उसमें से 96% केस ऐसे हैं जो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुए हैं। 97%, 96% का उछाल जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है इन सारे केसेस के अंदर। लेकिन दूसरी, जहां तक कन्विक्शन रेट की बात आती है सर, कन्विक्शन तो तब होगा ना जब वो ट्रायल तक पहुंचेगा। तो ट्रायल की अगर हम बात करें तो उसमें से 30 अभी मामले ऐसे हैं जो ट्रायल स्टेज में पहुंचे हैं, जिसमें से 24, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 या 25 मामलों में ईडी को सफलता भी मिली है। तो कम से कम कन्विक्शन रेट का जो आंकड़ा है वो डिफरेंट है। मतलब मैं अभी टोटल नंबर ऑफ केसेस वर्सेस जो कन्विक्शन होगा वो तब होगा जब वो ट्रायल पे पहुंचेंगे। वो तो केसेस ट्रायल पे नहीं पहुंच रहे। और इसी पर अनुमा जी मैं आपको लेकर आना चाहता हूं, जब ये पूरा जो बार बार बात उठ रही है, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो या सत्येंद्र जैन की बात हो, 1 साल से लगातार वो, सत्येंद्र जैन को करीब 1 साल हो गया है जेल के अंदर, बार बार उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। जब वो बेल के लिए पहुंचते हैं और जज उस पर फैसला देने वाला होता है तो ईडी कहती है हमें जज मंजूर नहीं, नया जज दे दीजिए। कुल मिलाकर जो प्रक्रिया है उसी को सजा बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रायल जब होगा तब होगा, प्रक्रिया में ही आपको सजा इतनी कर दी जाएगी कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे अगर उदाहरण सामने दिख रहे हैं तो क्या अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बात को कहीं ना कहीं तय करना होगा कि लड़ाई ज्यादा जरूरी जो रीजनल इलाके हैं या वहां पर स्वायत्ता की है, स्टेट्स के अंदर अपने अधिकार को जमाने की है, या एक नेशनल लेवल पर नैरेटिव लेकर नरेंद्र मोदी को हराने की है? देखिए, नरेंद्र मोदी को कोई हराने वाला नहीं है, वो बीजेपी की पार्टी को हराने वाले की बात हो रही है। आप ये नरेंद्र मोदी को ऐसा इतना बड़ा व्यक्तित्व मत बनाइए कि जैसे वही एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर जो इनविंसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं, ये एक तानाशाही की रेजिम को हराने की ये पूरी लड़ाई है। और बीजेपी के प्रवक्ता कह गए, वो जिसका आपने ऑफकोर्स विरोध किया था, कि भ्रष्टाचारी और मेरा तो ये कहना है कि ना केवल भ्रष्टाचारी, कातिल भी इनके समय में सरकार के जेल से बाहर है। क्योंकि देखिए आप, ये जो अभी एक उदाहरण कर्नाटक के नेता का तो बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, अजय मिश्रा ट्रेनी के सुपुत्र को देख लीजिए, कातिल है, वो भी बाहर है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी और टीएमसी, जिनका आपने बार बार जिक्र किया, क्या रोल रहा है इनका? इनका रोल केवल कांग्रेस के वोट काटने का रहा है। इनके अपने अंदर तानाशाही है। आप देख लीजिए, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, ना तो डिसीजन मेकर बदला, ना उनका कन्वीनर बदला। कहां चुनाव हुआ है उनके अंदर? टीएमसी में भी वही हाल है कमोबेश। तो जो ये पार्टियां इस तरह का दम्भ भरती हैं कि ये एक नई विचारधारा लेकर आ रही हैं, क्या नया है इसमें? जन लोकपाल के लिए लड़ी थी, वो तो कुछ है ही नहीं। इसका जवाब जरूर दीजिए। और साथ में मैं तुम्हें थोड़ा जोड़ देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो आपको जैस्मिन लगेगी ही कि कल तक जब आपकी पार्टी बनी थी और आप शुरुआत से इसमें जो मूवमेंट है तब से आप भी साथ में जुड़े रहे, मैंने भी इसको तभी से कवर किया है। एक लिस्ट फेरिस्त लेके चलते थे अरविंद केजरीवाल जी, और उसमें 14 लोगों के नाम होते थे, उसमें लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम था। आज उन्हीं लालू प्रसाद यादव जी के साथ आप खड़े हुए हैं, उनके समर्थन में आप बयान देते हुए नजर आते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो आप जिसको अटैक मानते हैं सरकार का आपके ऊपर, उसने इतना मजबूर कर दिया है कि आपको अपने मूल सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? कतई नहीं अंकित जी। देखिए, जब से हम सत्ता में आए हैं, दिल्ली में आए हैं सत्ता में, आप बखूबी जानते हैं यहाँ के गवर्नेंस सिस्टम को, कि जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की ताकतें हैं वो दिल्ली सरकार के पास नहीं होती, हमेशा होम मिनिस्ट्री के पास होती है। भले वो सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, ये सारी चीजें हो। अब इन सारे
जो जितने भी हमारे पास आरोप थे या जो भी हमारे पास एविडेंस थे, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल एसीबी या पुलिस को दे सकते हैं। और हमें तो पता ही है कि बीजेपी के लीडर पे जब आरोप लगते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से बैठ जाते हैं। लेकिन ये कहना कि इसके चलते आप केवल विपक्ष पे ही फोकस करो, आप ही ने यह आंकड़ा दिया कि 95 to 96% केसेस केवल विपक्ष पे हो रहे हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसमें तू मैं सुन रहा हूं, कांग्रेस अभी भी गाली दे रहा है, अभी भी वो ये उसे पच नहीं रहा है कि दिल्ली की जनता ने उसे एक एमपी की सीट नहीं दी, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम में गाली देना जैसा शब्द का इस्तेमाल कृपया ना करें। ठीक है, अनुमा जी ने गाली नहीं दी, जैस्मिन उन्होंने आपको वोट कटवा कहा है। ये वोट कटवा भी मैडम आपने यही कहा वोट काट रहे हैं, अब वो आसान भाषा में वोट कटवा ही कहा जाता है। मैं यही कह रहा हूं कि अब ये तू में पढ़ने की जरूर नहीं है, डेमोक्रेसी को खतरा है। कांग्रेस थोड़ा समझ जाए कि आज जो जरूरत है कि हम अपने मैम एक करके, उन्होंने आपको नहीं टोका, उसको उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए प्लीज। थैंक यू। आप मुझे जरूर टोकते हैं, लेकिन अंकित जी आपने मेरी बात को बीच से काटा। मैडम मैंने आपकी बात जैसे उनके बीच में सवाल पूछा, मैं सबसे बराबर सवाल पूछता हूं, कम से कम इस बात का आरोप मुझ पे ना लगाएं। इसमें आप सब लोग जो हैं बीजेपी के साथ मिलकर ये बात कंसेंसस है कि मैं सबसे बराबर सवाल पूछता हूं, बराबर समझ लेता हूं। जैस्मिन अपनी बात खत्म कीजिए। फिनिश कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मेरा केवल यही कहने का मतलब है कि आज तू मैं कौन किसका वोट काट रहा है, ये सब करने का, डिस्कस करने का टाइम नहीं है। आज पूरा संविधान और डेमोक्रेसी खतरे में है। मेरी कांग्रेस से गुजारिश है और सारी ऑपोजिशन पार्टी से गुजारिश है कि जैसे 9 लीडर्स, 9 चीफ मिनिस्टर्स साथ में मिलकर एकजुट आवाज में बोल रहे हैं, वैसे देश के हर एक नागरिक को करना होगा। और देश की जनता देख रही है, बीजेपी सोचती है कि वो बेवकूफ बना रही लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जॉली साहब वापस आ गए, रोष है, जॉली साहब वापस आ गए, तो उनसे ही इस सवाल का जवाब ले लेते हैं जो जैस्मिन कह रहे हैं। आपको लगता है कि देश की जनता को समझ में नहीं आता, आप कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे। जॉली साहब जाने से पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी के राज में भ्रष्ट बचेंगे नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो आप ही की पार्टी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी जी हो, उन पर तो अभी हाल तक केस चल रहा था। पिछला चुनाव में आपकी तरफ पलटी क्या मारी, केस का अता पता ही गायब हो गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के कोर्ट, देश की जांच एजेंसी, सबके संबंध सबसे हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी जिसको ये लगता है कि उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, उसके नेता भ्रष्टाचार करते रहेंगे, स्कॉट फ्री रहेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ से भी उनको राहत मिल जाएगी, वो स्थिति नहीं है। ये कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी और अन्य पार्टियों को भी समझना पड़ेगा। पर जॉली साहब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को भी उठा के अंदर कर देंगे और बाद में हम कहेंगे कि कोर्ट से जाके आप छूट जाइए। अगर कोर्ट से छूटने की बात ही है तो संजय राउत के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतनी तगड़ी लताड़ लगाई गई, कहा गया कि उनको अरेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या एक्शन हुआ ईडी अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, ये तो कोर्ट तय करेगा, ये आपकी मीडिया की डिबेट तय नहीं करेगी, ना विपक्षी पार्टियों के झूठे आरोप तय करेंगे। दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए का शराब की नई पॉलिसी जो आम आदमी पार्टी ने बनाई और आम आदमी पार्टी ने उसको वापस ले लिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये आम आदमी पार्टी के नेता कल तक कहते थे हमारे नेता को तो कोर्ट से राहत मिलेगी। अब मैं पूछना चाहता हूं जैस्मिन जी से और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से, क्या ये सच नहीं है? अगर कोर्ट ने आपके नेता को 14 दिन की तिहाड़ जेल में अब भेजा है, सर, वो प्रोसेस है सर, जैन को भेजा था, सर, वो प्रोसेस है, कांग्रेस प्रोसेस है, 10 तारीख को बेल एप्लीकेशन लगी है, वो प्रोसेस है, उसको हम इस तरह से प्रस्तुत ना करें कि उसमें कोर्ट ने कुछ विपक्ष में टिप्पणी कर दी है या कुछ और हो गया। वो प्रोसेस का मामला है। जॉली जी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इतने सालों से आप राजनीति में हैं। ये प्रोसेस है सर। 5 दिन की रिमांड मिली है, रिमांड के बाद 2 दिन और बढ़ा दिया गया, अब उनको फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंत में अत्री साहब, मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूं, विपक्ष की समस्या क्या शायद ये है कि सबको विपक्ष में प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री बनना है तो अपने अपने जो एम्बिशंस हैं वो शायद इस विपक्षी एकता में या एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आड़े आ रहे हैं। नहीं, अंकित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी गलतफहमी का शिकार इस देश का विपक्ष है। लेकिन मेरी तो चिंता दूसरी है कि जब तुम्हारे पास कोई संख्या ही नहीं है, तुम किस चीज के लिए लड़ रहे? सबसे पहली बात तो कि संख्या बनाए। जो 77 का मैं जिक्र कर रहा था कि सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बन गया। आज की तारीख में है कि प्रधानमंत्री सारे हैं, पल्ले किसी के कुछ है ही नहीं।
अगर आप देखें जी। दिल्ली में केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात करते हैं, जी। उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इसी जी। तरीके से तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है राजनीति में, मैं इसको बुरा नहीं मानता, जी। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब आप देखेंगे किस पार्टी का कितना वजूद है नहीं है, हाँ। और हालत तो ये है कि जिस तरीके से ये जो क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, एजेंसी- ये बात बिल्कुल सही है और शायद इसी पर विपक्षी एकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि जब जितना ज्यादा ये बात होगी कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, शायद मोदी जी के और बीजेपी के लिए बड़ा आसान होगा कि देखिए सब इकट्ठे हो गए, तो चुनाव इकट्ठे होके प्री पोल अलायंस पर लड़ने से शायद बेहतर मॉडल विपक्ष के लिए यह होगा कि कम से कम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जहां मजबूत वहां बाकी लोग उसका सहायता करें, तो शायद एक मजबूत विपक्ष खड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी चुनाव आने में 300 से ज्यादा दिन बाकी हैं। आगे आगे देखिए अभी इसमें क्या क्या और करवटें बदलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।